हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर चुके हैं, है ना। इसके बाद हमने मैटर वेव की बात करी थी बेटा, ठीक है ना। तो मैटर वेव की भी बात हम कल से कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अगर कोई भी पार्टिकल है तो बेटा उसके पास ड्वेल नेचर होता है। वो कभी कभी वेव की तरह भी वेव करेगा और कभी कभी किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे वेवलेंथ के वर्जन बताए थे। आज हम बात करेंगे किसकी, तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देकर मैं गया था, है ना। आज हम बात करेंगे किसकी, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। इसके बाद जो कल के हमारे क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर की मैं आपको पीवाईक्यू शीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड, नेक्स्ट लेक्चर में पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल हम बात कर चुके थे डी ब्रोगली वेवलेंथ। आज का हमारा टॉपिक है बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो हम देखते हैं। चलिए, तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना, ये एक पूरा सेटअप होता है, ठीक है ना। ये एक पूरा हमारे पास क्या होता है, सेटअप। ये क्या हमारे पास बेटा, इलेक्ट्रॉन गन है। ये क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गन। उस इलेक्ट्रॉन गन को किसी लो टर्मिनल बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और उस इलेक्ट्रॉन गन को हम क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। ये किसी ना किसी मेटल की होगी। किस मेटल की होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है इसको कहते हैं एफ फिलामेंट। ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एफ फिलामेंट या इलेक्ट्रॉन गन। ये किस किस की होती है बेटा, टंगस्टन या नाइक्रोम। किस किस की होती है, टंगस्टन या नाइक्रोम की होती है। किस पे बेस्ड होती है, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे बेस्ड होती है, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारे पास हाई टेंशन बैटरी है। कैसी बैटरी है, हाई टेंशन बैटरी। मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, एनोड से कनेक्ट कर दिया। इसके आगे क्या लगा हुआ है बेटा, टारगेट लगा हुआ है हमारा, निकल टारगेट लगा हुआ है, ठीक है ना। क्रिस्टल निकल टारगेट, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करता है अलग अलग एंगल पर। ये क्या लगा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा है। अब सारी प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको सारी प्रोसेस पूरी समझाऊंगा। और ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम चैम्बर। क्या है हमारे पास बेटा, वैक्यूम चैम्बर। तो पहले आए डी ब्रोगली साहब, उन्होंने बताया कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है ना, स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल है, बहुत लार्जेस्ट नहीं, है ना। आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो वो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। एक छोटे से पार्टिकल को, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पत्थर लूं और उसको मैं फेंकूं तो कैसे दिखेगा, वेव की तरह दिखेगा। और वहीं एक बड़ा पत्थर 100 kg का उसको फेंकूं तो क्या वो वेव दिखेगा, नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, कहां पर वैलिड है कॉन्सेप्ट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, माइक्रोस्कोप पार्टिकल पर, है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। क्लियर है? तो अगर कोई भी छोटा पार्टिकल है, ठीक है ना, और अगर वो मूव कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कब करेगा, वो क्या शो कर रहा हो, डिफ्रेक्शन शो कर रहा हो, इंटरफेरेंस शो कर रहा हो, ठीक है ना, पोलराइजेशन शो कर रहा हो। ये सब किसको बताते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में? फिर कौन आए, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्शन को, डिफ्रेक्शन पैटर्न को क्या करता है, शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। इसके बाद कौन है, डेविसन एंड जर्मर के, ठीक है ना, डेविसन एंड जर्मर के बाद कौन है, जे जे थॉमसन। उन्होंने भी प्रूव करके बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है, वेव नेचर का है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, जेपी थॉमसन, सॉरी जे जे थॉमसन नहीं, जेपी थॉमसन, उन्होंने भी बताया। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। तो हम बात करते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। ये हमारे पास हाई टेंशन बैटरी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन या फिलामेंट, ये हमारे पास एनोड, है ना, सिलेंड्रिकल एनोड, ये हमारे पास निकल क्रिस्टल टारगेट, और ये हमारे पास क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस ध्यान से समझाता हूं, थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे लग जाए। ये क्या, किसी ना किसी मेटल की है, नाइक्रोम या टंगस्टन। तो इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे भाई साहब, ये इस फिलामेंट या इलेक्ट्रॉन गन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां मैंने क्या लगा दिया, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग। तो अभी पढ़ के आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम। तो बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करने से फायदा क्या हुआ, इसका वर्क फंक्शन लो हो गया। तो यहां से तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो यहां से क्या होने लगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे।
अब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं, तो अच्छा हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई नहीं देता, अच्छी वेव हमें दिखाई नहीं देती। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिलेंड्रिकल एनोड, और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, हाई टर्मिनल वोल्टेज से। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, इस पूरे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पोटेंशियल पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यहां से तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और एक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम बन जाएगा। और ये जाके कहां टकराएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बीम कहां पे जाके टकराएगा, ये निकल टारगेट से टकराएगा, और टकरा के ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या होने लगेंगे, अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। इसको कहते हैं क्या, स्कैटर एंगल। तो टकरा की जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने वाला कौन है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऐसे मूव करते करते क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा, है ना। कितने एंगल पर कलेक्ट करेगा, तो ये हमें कौन बताएगा, स्कैटर एंगल बताएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये हमें किस तरह दिखाई देंगे, वेव की तरह दिखाई देंगे। जब ये कलेक्ट करेगा तो ये क्या शो करने लगेंगे, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को शो करने लगेंगे। आ गई बात समझ में, ये क्या होता है, मूविंग कॉइल कलेक्टर या गैल्वेनोमीटर। ये क्या बेटा हमारे पास, एनोड पोटेंशियल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल एनोड विद रेस्पेक्ट टू फिलामेंट। इस फिलामेंट के रेस्पेक्ट में हमने क्या लगाया, सिलेंड्रिकल एनोड, जिसपे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो अगर एनोड का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने लगेगी। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब ये हमारे पास क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन गन है। तो अगर लो टेंशन बैटरी किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इसके पोटेंशियल के बढ़ाने से यहां के इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। अब इंटेंसिटी के बढ़ने से, इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जो कि इसके अंदर कोलिजन तेजी से बढ़ने लगेगा। अब नंबर ऑफ इमिटेड अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ तेजी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, आने लगेंगे, ठीक है ना। तो लो टर्मिनल बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाने से क्या बढ़ती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या बढ़ने लग जाता है, नंबर ऑफ, ठीक है ना, इंटेंसिटी के बढ़ाने क्या बढ़ने लग जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन। कोलिजन के बढ़ने से क्या बढ़ने लग जाता है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ने लग जाता है, इमिशन बढ़ने लग जाता है। क्या बढ़ने लग जाता है, इमिशन बढ़ने लग जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये किस पे बेस्ड होते हैं, यहाँ पे कौन सा इमिशन होता है, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, क्योंकि किस पे बेस्ड है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड। तो जो हमें अब ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम आके इससे निकल टारगेट से टकराएंगे, तो जब निकल टारगेट से टकराएंगे तो ये अलग अलग एंगल पर क्या होने लगे, स्कैटर होने लगे। तो मूविंग कॉइल इनको क्या करने लगेगा, कलेक्ट करने लगेगा, है ना। तो कहीं पर डार्क फ्रिंज और कहीं पे क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, मतलब कहीं पे ब्राइट चमकीला स्पॉट दिखाई देगा। और चमकीला स्पॉट दिखाई दे रहा मतलब 100% क्या होगी, लाइट होगी। और 100% लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर होगा। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर होगा, है ना। तो जो सबसे अच्छा ब्राइट स्पॉट दिखा या चमकीला स्पॉट दिखा वो हमें कितने डिग्री एंगल पर दिखा, 54 वोल्ट पर। सबसे अच्छा जो दिखा हमें कितने पे दिखा, 54 वोल्ट पर। उस समय स्कैटर एंगल कितना था, 50 डिग्री। स्कैटर एंगल कितना था हमारे पास, 50 डिग्री। वहां पर हमें क्या दिखी, बेस्ट फ्रिंज दिखाई दी। पर कहां से कहां तक डिफ्रेक्शन शो हुआ, 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक, 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक। तो कुछ मैं थ्योरी डाटा लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। जब हमने किसका ग्राफ देख रहे हैं, हम किसका ग्राफ देख रहे हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्सेस फाइव। जब हमने पोटेंशियल कितना किया, 44, जब हमने पोटेंशियल कितना लिया 44 वोल्ट, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई देने लगा। यहां पर इस समय कुछ ना कुछ क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल होगा। स्कैटरिंग एंगल कहां से कहां तक होता है, स्कैटरिंग एंगल कहां से कहां होता है। तो सबसे अच्छा जो पैटर्न दिखाई दिया वो हमें कितने पर दिखाई दिया, 50 डिग्री पर दिखाई दिया। सबसे अच्छा जो पैटर्न हमें दिखाई दिया वो हमें कितने पर दिखाई दिया है, 50 डिग्री पर दिखाई दिया है। तो 10 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 50 डिग्री तक,
तो यहां पर मान लेते 24 और हमने बढ़ाया, स्केटर एंगल बढ़ गया, इससे अच्छी फ्रिंज बनने लगी। अब पोटेंशियल हमने कितना कर दिया 50 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी लाइट, यानी फ्रिंजेस बनने लगी। और हमने पैटर्न और हमने पोटेंशियल बढ़ाया, कितना कर दिया 54 वोल्ट। तो यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सबसे, यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। तो यहां पर जो फ्रिंजेस बन रही है वो सबसे ज्यादा अच्छी फ्रिंजेस बनी। 5 इंटेंसिटी मतलब क्या, जब हमने पोटेंशियल कितना किया 68 वोल्ट, तो सबसे अच्छा बेस्ट फ्रिंज बनने लगी, बेस्ट डिफ्रैक्शन, बेस्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज बनने लगी। और इस समय जो एंगल था वो कितना था 54, सॉरी इस समय जो एंगल था वो कितना था 50 वोल्ट। और इस समय जो पोटेंशियल था वो कितना था 54 वोल्ट। यानी बेस्ट रिजल्ट कब मिला हमें 54 वोल्ट पे। उस समय एंगल कितना था हमारे पास 50 डिग्री, फाई एंगल कितना था 50 डिग्री, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 54 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 54 वोल्ट। बाकी इस समय बेस्ट रिजल्ट मिला, यानी बेस्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज क्या बनी, बेस्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज क्या बनने लगी बेटा, बेस्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज। आ गई मेरी बात समझ में। वैसे कहां से कहां तक डिफ्रैक्शन हुआ, तो 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट शो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, शो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। बस सबसे अच्छा रिजल्ट 50 वोल्ट पे, तब स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया हमारे पास 50 डिग्री हो गया। आ गई बात समझ। तो ये ग्राफ हो सकता था सबसे अच्छे जो बेस्ट इंटेंसिटी का ग्राफ होगा कितने पे होगा 54 वोल्ट। इसके बाद भी मिला, ऐसा नहीं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस मिली पर बेस्ट नहीं मिली। और इंटेंसिटी बढ़ाई, पोटेंशियल कितना कर दिया 68 वोल्ट। तो एज इसके कंपेयर कुछ ऐसा ग्राफ बनने लगा। अरे हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना। फिर समझा देता हूं। देखिए एक हमने बेटा क्या लिया है इलेक्ट्रॉन गन, है ना, फिलामेंट, ये हमने क्या लिया एक्सटर्नल बैटरी, ये क्या लिया एनोड पोटेंशियल, ये क्या लिया निकल क्रिस्टल टारगेट, ठीक है ना, क्रिस्टल निकल टारगेट, ये क्या लिया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जब इसका लो टर्मिनल टेंशन का पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, इमिजन नंबर ऑफ इमिजन इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जिससे तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। किस पे बेस्ड होती है, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं थर्मियोनिक इमिजन, हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसी मेटल के टकराने से इलेक्ट्रॉन निकले या किसी मेटल के हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं थर्मियोनिक इमिजन। आ गई बात समझ। अब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने क्या लगा दिया एनोड पोटेंशियल, एनोड पर हमने एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगे और वो निकल टारगेट से टकराने लगे। तो टकराने के बाद वो अलग अलग एंगल में क्या होने लगे, ठीक है ना, अलग अलग एंगल में स्कैटर होने लगे। उनको कौन कलेक्ट करने लगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कलेक्ट कर रहा है तो कहीं ब्राइट स्पॉट कहीं डार्क स्पॉट दिखने लगा, मतलब कभी कभी क्या होना चमकने लगा यहाँ पर, ठीक है ना, कभी कभी क्या होने लगा चमकने लगा, मतलब क्या बन रही है फ्रिंजेस बन रही है। मतलब जब दो वेव किस पॉइंट पे जाके मिले मैक्सिमम इंटेंसिटी पर, कौन सा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो वेव किस पॉइंट पे जाके मिले मिनिमम इंटेंसिटी पर, मतलब जब मिले हैं और एक नई वेव बने तो वहां पर उनकी इंटेंसिटी क्या हो मिनिमम, कौन सा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब डिस्ट्रक्टिव होता है तब ब्राइट स्पॉट बनता है, जब कंस्ट्रक्टिव होता है तब डार्क स्पॉट बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। उस समय जो पाथ डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए वो होता है एन लैम्डा,
और जो डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस होता है वो क्या होता है 2n-1 λ/2। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अरे हाँ या ना? ठीक है ना, ये हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे और मैं आपको भी बता देता हूं। दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर एम्पलीट्यूड कैसा होता है बेटा? मैक्सिमम। यहां पर एम्पलीट्यूड कैसा होता है बेटा? मिनिमम। कितना होता है बेटा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहां कितना होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इस केस में इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा? मैक्सिमम होती है ना? कितनी होती है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इस केस में इंटेंसिटी कैसे होती है? मिनिमम होती है। कितनी होती है बेटा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो जब दो वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे मिलती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो वेव मिनिमम एम्पलीट्यूड पर मिलता है, मतलब जब दो वेव मिलती है और वहां पर एम्पलीट्यूड कैसा मिनिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड पर मीट करती है तो इंटरफेरेंस होता है। तो कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड मिनिमम, इंटेंसिटी मिनिमम। तो इस केस में पार्ट डिफरेंस कैसा होगा बेटा? n लैम्डा। कैसा स्पॉट बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। कैसी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट फ्रिंज। कहां से वैल्यू स्टार्ट करना है n की? 1 2 3 4, यानी पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। और जीरो पे क्या बनता है? सेंट्रल ब्राइट। फेज डिफरेंस कितना होगा? डेल फाइव बराबर 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। तो लैम्डा रखूंगा, कितना आ जाएगा? 2 पाई, 4 पाई और 6। यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा? 2n-1 λ/2। ठीक है ना? n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है। 1 2 3। तो कितना पार्ट डिफरेंस? पहली डार्क फ्रिंज कहां बनेगी? λ/2 पर। दूसरी कहां बनेगी? n की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 3 λ/2 पर। तीसरी कहां बनेगी? 5 λ/2 पर, 7 λ/2 पर। ये आपको फील कराने के लिए वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। फेज डिफरेंस कितना होगा हमारे पास? 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स, है ना? 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। ठीक है ना? तो यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी पहला क्या आएगा? पाई, फिर क्या आएगा? 3 पाई, फिर क्या आएगा? 5 पाई, फिर क्या आएगा? 7 पाई। ऐसे कहानी चलते जाएंगे। तो जब दो वेव आपस में मिलती है तो इंटरफेरेंस होता है। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना? तो अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है ना? तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन आती रहेंगे। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हमें, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 54 वोल्ट पे। उस समय स्कैटरिंग एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। आ गई बात समझे? ये बहुत अच्छा डिफ्रेक्शन फ्रिंज बनेगी यहाँ पे। ये बहुत अच्छा डिफ्रेक्शन को शो करेगा, जो कि किसका फिनोमिना है? वेव का फिनोमिना। किसका फिनोमिना है? वेव का। तो डेविसन एंड जर्मन ने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है? वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? और इसको उन्होंने प्रूफ करके बताया। इसके बाद कौन आए? ब्रेक्स लॉ। देखिएगा इसके बाद कौन आए? ब्रेक्स लॉ। ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं अपन? ब्रेक्स लॉ। किसकी बात कर रहे हैं अपन बेटा? ब्रेक्स लॉ, डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल। डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल। डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल, क्लियर है? डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल। अब इससे भी मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। देखिए, अब क्रिस्टल यानी एटम, तो एटम के पास एक तो लेयर होती है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, हर ऑर्बिट का अलग अलग होगा। तो ये हमारे पास क्या है? किसी भी निकल क्रिस्टल की
एटॉमिक लेयर, ये क्या हमारे पास किसी भी निकल क्रिस्टल की एटॉमिक लेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हाँ या ना? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और टकरा के क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। देखिए ये फर्स्ट एटॉमिक, ये क्या है? दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर। जरा समझिएगा कहानी ध्यान। यहां से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, टकरा रहा है, ये बनाया नॉर्मल, और ये टकरा के क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ये एंगल कितना? ये एंगल को कितना बोलते हैं अपन? पाई बोल दो। पता है ना सभी को, ये सरफेस पे क्या बनेगा? नॉर्मल। ये क्या हमारे पास? इंसिडेंट रे। ये क्या हमारे पास? रिफ्लेक्टेड रे। 9th क्लास पढ़ी हुई है ना। ये क्या हमारे पास? इंसिडेंट रे। ये क्या हमारे पास? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन बीम। ये कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बीम। यानी यहाँ बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एंगल हमारे पास कितना है बेटा? 5। ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है बेटा? 5 है ना। तो 5 1 बोल सकते हैं या 5 2 बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब फर्स्ट लेयर, दूसरी लेयर में गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? दूसरी लेयर में, और ये टकरा के क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल, ब्रेक्स लॉ की बात कर रहे हैं। क्या है ये? एटॉमिक लेयर है ना। किसी भी क्रिस्टल या निकल टारगेट की एटॉमिक लेयर है, किसी भी क्रिस्टल की। अभी अपन निकल टारगेट की बात कर रहे हैं। तो दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस, पहले इलेक्ट्रॉन में आया, टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया। फिर दूसरे एटॉमिक लेयर में गया, टकरा के क्या हो गया है? रिफ्लेक्ट हो गया। दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास? डी है। दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास डी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो एंगल है बेटा, ये क्या है? थीटा। ये कितना होता है? थीटा। ये एंगल है, ये भी क्या होता है? थीटा। तो अगर इस पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये ऐसा मान ले, ठीक है ना। इसमें मैं क्या ड्रॉ करूं? परपेंडिकुलर लाइन। यहां से, मतलब इतना और इतना सेम है। तो ये यहां से यहां तक ये वाले को एक्स्ट्रा चलने पड़ा, इसी को हम क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। और इस पाथ डिफरेंस से हमें समझ में आता है कि डार्क फ्रिंज बनेगी या फिर वहां पे क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो बेटा डेल एक्स बराबर कितना होगा, ये हमें देखना है। तो ये पूरा डी है, ये कितना है? ये पार्ट डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डेल एक्स निकालना है, तो मैं इसको ऐसे अलग से बना देता हूँ। ये हमने दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस, ये हमने परपेंडिकुलर डाला। ये एंगल हमारे पास कितना होगा बेटा? 90 होगा। ये एंगल हमारे पास कितना होगा बेटा? 90 होगा। और ये पूरा एंगल क्या होता है? 5। ये कितना हो गया? 5/2। ये भी कितना हो गया? 5। ऐसे ही इधर ये क्या आ गया? 5/2। ये भी क्या आ गया? 5/2। ये पूरा एंगल कितना हमारे पास? 5। स्केटर एंगल, पूरा एंगल कितना हमारे पास? 5, है ना। तो ये एंगल भी कितना होगा? 5/2। ये एंगल भी कितना होगा? 5/2। तो ये जो पार्ट डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, डेल एक्स। तो बेटा ये डी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? डी कॉस 5/2। ये भी कितना आएगा? डी कॉस 5/2, है ना। तो डेल एक्स बराबर अपन कितना बोल देंगे? 2d cos 5/2। अब 5 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। 5 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई है? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जरा देखिए, ये पूरा एंगल 90 दिख रहा है। तो थीटा प्लस 5/2 बराबर 90।
तो 5/2 90 माइनस थीटा। तो यहां से डेल एक्स बराबर कितना आ गया 2d कॉस, ठीक है ना, 2d कॉस 90 माइनस थीटा। और बेटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या बन जाता है ये बेटा साइन। कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा। तो डेल एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास 2d साइन थीटा। डेल एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया है 2d साइन थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया है पाथ डिफरेंस का। अब अगर ये है ब्रेक्स लॉ, एग्जैक्टली यही क्या है ब्रेक्स, है ना, फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए सभी को पता है, अभी मैंने बताया कितना पार्ट डिफरेंस होता है एन लेमडा, है ना, कितना पार्ट डिफरेंस होता है हमारे पास एन लेमडा। तो कितना हो गया बेटा एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन लेमडा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2d साइन थीटा। क्या आ गई मेरी बात समझ में, एन लेमडा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2d साइन थीटा। इस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं ब्रेक्स लॉ। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं ब्रेक्स लॉ। यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना, लैम्डा बराबर या डी बराबर डी साइन थीटा, एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। थीटा क्या है एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट रे, एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन एटॉमिक लेयर एंड इंसिडेंट रे। लैम्डा क्या है वेवलेंथ, और यहां पर ये डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर। दिस इज ब्रेक्स लॉ। क्या मेरी बात समझ में आ गई, है ना। मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। ये कोई निकल क्रिस्टल टारगेट है, कोई क्रिस्टल है जिसकी एटॉमिक लेयर है, ये दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस है, यहां से इलेक्ट्रॉन भी मारा टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कितने एंगल पर होता है फाइव एंगल पर। अभी हम पढ़ के डिवीजन जर्मन वे वाई रिफ्लेक्ट हुई कितना एंगल था फाइव, तो आधा कितना 5/2 5/2। ये एटॉमिक लेयर से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही थीटा। अब दूसरी रे को दूसरे एटॉमिक लेयर में ले गया, या ही टकराई टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी इतना ही एंगल बनाई। तो पाथ डिफरेंस क्या, ये इतना चली तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस के बराबर, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा पाथ डिफरेंस। अब ये मुझे निकालना है, तो दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस डी, ये एंगल 5 तो डी का इधर कंपोनेंट डी कॉस 5/2, इधर कंपोनेंट डी कॉस 5/2, तो डी कॉस 5/2 डी कॉस 5/2 ये हमारे पास क्या आ गया 2d कॉस 5/2। अब थीटा प्लस 5/2 यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है ना ये 90 पे, ये 90 पे, तो थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कितना 90, तो 5/2 बराबर कितना आ गया 90 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखी तो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है साइन थीटा। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है एन लैम्डा, तो एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यही हमारे पास क्या है ब्रेक्स लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं इस इक्वेशन को ही ब्रेक्स लॉ। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर बता चुका हूँ डी क्या है दो एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, थीटा क्या है एंगल बिटवीन एटॉमिक लेयर एंड इंसिडेंट रे। तो अब इससे और वेव नेचर से क्या रिलेशन है तो जरा देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात करें। अगर हम बात करें बेटा बेस्ट केस की बात करें, किसकी बात करें निकल टारगेट ले रहे हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल डाटा, निकल टारगेट की बात कर रहे हैं, निकल टारगेट। तो निकल टारगेट के लिए सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है ना। निकल टारगेट के लिए जो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आया था वो कितने पे आया था 50 डिग्री, है ना। उस समय पोटेंशियल कितना था हमारे पास 54 वोल्ट। उस समय हमारे पास पोटेंशियल कितना था सभी को पता है, कितना पोटेंशियल था हमारे पास
54 वोल्ट। कितना पोटेंशियल था हमारे पास? 54 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अरे हाँ या ना? कोई समस्या हो तो आप मुझे बता दें, अभी मैंने आपको बताया था। अब निकल टारगेट के लिए बेटा दो एटॉमिक लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, निकल टारगेट के लिए दो एटॉमिक लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.61 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 0.61 एंगस्ट्रॉम। आ गई बात समझ में? 0.61 एंगस्ट्रॉम। अब फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज हमें पता है पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। तो अगर यहां से हम वैल्यू निकालें तो एन की वैल्यू 1, लैम्डा डी 0.61। अब थीटा कितना? तो बेटा अभी बताया था थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। सॉरी, थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू अभी बताया था मैंने आपको कितना? 90 डिग्री। तो पाई की वैल्यू पता है 50/2 कितना आ गया? 90। यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 25 इक्वल टू कितना? 90। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 90 माइनस 25 यानी कितना आ गया? 65। कुछ लोगों की बात ही समझ में नहीं। अरे घनघोर बायोलॉजी हो, ये बात कर रहा हूं मैं। इस एंगल को हमने क्या बोला? 5/2। इसको क्या बोला? थीटा। तो इस पूरा एंगल कितना होगा? 90। तो थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 90। बेस्ट रिजल्ट कब मिला? 50 पे 50/2 कितना हो गया? 25। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 65 साइन 65। और ये किसमें था? एंगस्ट्रॉम। तो 10 टू द पावर माइनस। अब साइन 65 की वैल्यू रखोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना? तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स इसका जो डाटा आएगा 1.6 एंगस्ट्रॉम के लगभग आएगा। कितना आएगा? 1.6 एंगस्ट्रॉम के लगभग आएगा। 1.6 एग्जैक्टली करेंगे तो वैसे ये 1.65 एंगस्ट्रॉम के लगभग। किससे निकाला हमने ये? डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने बात करी। अभी क्या बात करी? ब्रेक्स लॉ से। अब देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। लैम्डा बराबर में फॉर्मूला पता है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी। आंसर आता है एंगस्ट्रॉम। तो बेस्ट रिजल्ट कब मिला था? 54 वोल्ट। तो अगर इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करें अगर हम रूट 54 तो कट पीट का आंसर कितना आएगा? 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला है किसका? पार्टिकल नेचर का। ये फॉर्मूला है किसका? वेव नेचर का। ये फॉर्मूला है किसका? पार्टिकल नेचर का। यानी इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है? ड्वेल नेचर। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। मतलब ये वेवलेंथ है किसकी? पार्टिकल की। ये वेवलेंथ है किसकी? वेव की। तो वेव की वेवलेंथ किससे मैच कर रही है? पार्टिकल। अब बहुत डिफरेंस नहीं, 1.67 बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मतलब कोई अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो वो डिफ्रेक्शन को शो कर सकता है। मतलब उसका कौन सा नेचर हो सकता है? वेव नेचर हो सकता है। आ गई मेरी बात समझ में? यहां से प्रूफ समझ में आई बात। ये पार्टिकल के फॉर्मूले से प्रूफ किया और हमने वेव के फॉर्मूले से प्रूफ किया। एक निकल टारगेट लिया, निकल टारगेट में बेस्ट केस लिया हमने 50 डिग्री एंगल। निकल टारगेट के लिए एटॉमिक लेयर का बीच का डिस्टेंस होता है 0.61 एंगस्ट्रॉम। ब्राइट फ्रिंज के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो लैम्डा इक्वल टू 0.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 साइन 65। अब इसकी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करो, कितना आएगा? 1.65 एंगस्ट्रॉम। और इसी को पार्टिकल नेचर से सॉल्व किया कितना है? 1.61। यानी दोनों की वेवलेंथ क्या हो रही है? अप्रॉक्स मैच कर रही है। दोनों की वेवलेंथ क्या कर रही है? मैच कर रही है। इससे ही समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और अगर वो मूव कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? वेव की तरह बिहेव कर सकता है। अब तो उम्मीद है फंडे क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, आया ना? चल, तो रेडिएशन, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर होता है फिनिश, है ना? पहले था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? अब हमारे कैथोड रे हमारे सिलेबस में नहीं है, गेस मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है। बहुत पुराने क्वेश्चन है, लगभग 2005 के पहले की बात कर रहा हूँ, तब के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना? तो जनरली जेपी थॉम्सन मॉडल, क्रिस्टल जेपी थॉम्सन मॉडल, कैथोड रे, ये आपकी केमिस्ट्री में है, ठीक है ना? जे थॉम्सन मॉडल है, कैथोड रे है,
ठीक है ना, ये आपकी केमिस्ट्री में गैस मॉडल आपकी केमिस्ट्री में, तो ओरली वहां से पढ़ के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जितना हमारे सिलेबस में सारी चीजें मैं आपको कवर करा चुका हूँ, और पिछले 15 साल के पूरे पीवाईक्यू आप इससे बाहर कुछ भी अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब कल हमने बात करी थी बेटा कुछ क्वेश्चंस, है ना, तो सभी को समझ में आ गया डेफिनेशन जर्मिनेशन। अब कल हमने बात करी थी कुछ क्वेश्चंस की, कि मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देकर गया था, याद हो तो। चलिए, क्या क्या होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैं एक बार देख लेता हूं। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, हो चुका है ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी हो गया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया था सभी को समझ में, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड थी नेगेटिव डायरेक्शन में, पार्टिकल जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पार्टिकल भी इधर जा रहा, फोर्स भी इधर लग रही, कौन सा मोशन हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल के इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट, बताइए, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, अब देख सकते हो सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला, ये जितने भी पीवाईक्यू आए हो। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज 16 टाइम। काइनेटिक एनर्जी पहले से कितनी बढ़ गई, 16 टाइम। परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, अब बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई हमारे पास, 16 टाइम। तो परसेंटेज चेंज बताना है, क्या बताना है हमें, परसेंटेज चेंज बताना। परसेंटेज चेंज मतलब ये होता है बेटा, डेल लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100, इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज। तो देखिए, परसेंटेज चेंज बताना है, कितना परसेंटेज चेंज बताना है हमें, वेवलेंथ में। तो उम्मीद है सभी का आ गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए जरा, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक। बाकी सारी क्वांटिटी तो क्या है, कांस्टेंट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अब देखो अपन इसको चुटकियों में खत्म कर दे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मान लेता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पहले से 16 टाइम बढ़ गई है, 16 की है। तो इनिशियल वेवलेंथ कितनी है, इनिशियल वेवलेंथ कितनी है, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू के, इसको बोल दिया लैम्डा, इनिशियल वेवलेंथ। अब फाइनल वेवलेंथ कितनी है, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 16 के। तो 16 के का बाहर कितना आएगा, 4, एच डिवाइडेड बाय 4 बाहर 2m के, तो लैम्डा ने पहले से वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम बढ़ने से, काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम बढ़ने से वेवलेंथ पहले से कितने टाइम कम हो गई है, 4 टाइम डिक्रीज, आया ना, डिक्रीज हो गई है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, इनिशियल ज्यादा होगा, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय लैम्डा इनिशियल इंटू 100, यहाँ वैल्यू रख देते हैं फटाफट, है ना, मेरे को तो वैसे ही दिख रहा है। लैम्डा से कितना आ गया, लैम्डा बाय 4, तो कितना चेंज आएगा बेटा, 75। देखिए अभी निकालते हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 100, एलसीएम ले, 4 में से लैम्डा गया, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 4 लैम्डा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा, समझ में आया ना, एलसीएम लेंगे तो इंटू कितना आ गया, 3 लैम्डा बाय 4 लैम्डा इंटू 100, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 4 से कितने टाइम 25, 25 इंटू 3 यानी कितना परसेंट, 75। तो समझ में आया,
अरे भाई साहब लेमडा बराबर एच अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी एच और 2m तो कांस्टेंट है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के है, तो मैंने माना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, तो पहले से 16 गुना बढ़ा दी है 16 टाइम, तो अब कितनी हो गई है 16 के हो गई, अब कितनी हो गई है 16 के। तो इनिशियल वेवलेंथ और तो वेवलेंथ में बताना परसेंटेज चेंज, तो लेमडा इनिशियल बराबर एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू के इनिशियल, तो इसको मैंने नाम दे दिया लैम्डा, कैलकुलेशन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। फाइनल एच डिवाइडेड बाय 2m इंटू 16 के, 16 का बाहर कितना 4, ये कितने आ गए लैम्डा बाय 4। फिर बेसिक सा फॉर्मूला लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल इंटू 100 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनिशियल, एलसीएम लेके सॉल्व किया कितना आया कट पिट के 3/4 इंटू 100, 3/4 इंटू 100 यानी कितना हो गया 75%। तो कितना चेंज आएगा 75% का, क्या हो गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 5%, परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा हो तो चेंज का बेसिक फॉर्मूला है, जैसे लैम्डा में पूछ रहा है तो डेल लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जरा देखिएगा, लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल डिवाइडेड बाय लैम्डा इनिशियल इंटू, इससे क्या आएगा परसेंटेज चेंज, 5% से जब ज्यादा, 16 टाइम बोला, 5% से तो ज्यादा हो रहा, के का 16 गुना हो गया। काइनेटिक एनर्जी पूछता तो डेल के डिवाइडेड बाय के इंटू 100 के, मतलब क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बड़े में से छोटे को माइनस कर दे, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, आ गई मेरी बात समझ में, इंटू 100, ये कब लगाना है जब 5% से ज्यादा, है ना। वेवलेंथ की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायरिंग कर दे तो रूट के स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर, आ गई बात समझ में, दोनों फॉर्मूले, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना, और जब 5% से कम हो तो यूनिट मेजरमेंट वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब 5% से कम हो तो क्या लगाएंगे, यूनिट मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे बेटा, वेवलेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी से पढ़ें, और आपने ट्राई किया होगा, जवाब दें मुझे। बताइए क्या रिलेशन आया, आई थिंक ये ऑप्शन आया होगा, अरे हाँ या ना, लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैम्डा ई स्क्वायर, लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैम्डा ई स्क्वायर के, दोनों की एनर्जी सेम है, फोटोन की फॉर्मूला एच सी बाय ई, ठीक है ना, फोटोन हो गया, और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का हमें पता है एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं ई, तो रेशो से निकाल लो और क्या करोगे, तो कल मैंने आपको बताया ही था करके, लैम्डा पी बाय लैम्डा ई, ठीक है बेटा, रेशो से निकालेंगे, एच एच कैंसिल, ये बचेगा सी, एच सी बाय ई, यहाँ बचेगा ई, अपॉन के अपॉन डिजिट ऊपर अंडर रूट 2m इंटू
ही बचेगा, लैम्डा पी डिवाइडेड बाय लैम्डा ई इक्वल टू इसको लिख सकते हैं सी अंडर रूट 2m इंटू टी, सी अंडर रूट 2m इंटू टी। अगली बात समझिए, 2m इंटू टी। सी कांस्टेंट, m कांस्टेंट और e कांस्टेंट। तो अगर स्क्वायरिंग करें तो लैम्डा पी बाय लैम्डा ई, एक ऑप्शन ये भी मैच हो रहा है, कैलकुलेशन चेक करो, ये तो हो गया है ठीक। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे दोनों की एनर्जी सेम है, इसको ऐसा लिख के देखें, इसका स्क्वायर करो तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू ई, है ना। अब डिवाइड करो तो 2 मिनट, लैम्डा पी बाय लैम्डा ई का स्क्वायर एच सी बाय ई, अपन के अपन डिजिट ऊपर 2m इंटू ई। अरे भाई साहब गजब, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वही बोलूं यार, ऐसा क्या ट्विस्ट डाल दिया इतना सिंपल से क्वेश्चन में। 2mc डिवाइडेड बाय एच। तो अगर यहां से देखें हम, इसको उधर ले जाओ, लैम्डा पी बराबर 2mc बाय एच इंटू लैम्डा ई का स्क्वायर। अब मुझे बताइए, m कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h कांस्टेंट, तो लैम्डा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, लैम्डा ई स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन जाएंगे, ऑप्शन क्या है। और यहां से अगर हम देखें तो लैम्डा पी सी अंडर रूट 2m इंटू ई लैम्डा ई। आ गई बात समझ, सी कांस्टेंट एम कांस्टेंट, अब ई सेम है पर वेरी तो करेगा, ई सेम है तो वेरी तो करेगा, इसलिए इसने मेजोरिटी में वो ऑप्शन दिया। वैसे ये भी सही हो सकता पर ज्यादा मेजोरिटी वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा, अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा रहेगा ज्यादा मेजोरिटी वाला, इसलिए इसको वो रॉन्ग मिलेगा। वैसे ये भी हो जाना चाहिए था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेजोरिटी वो इसको देगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ सारी टर्म कांस्टेंट बच रही, क्योंकि एनर्जी तो फोटोन की एनर्जी तो क्या करती, वेरी करती। चलिए ये हम कर चुके थे। एक क्वेश्चन ये दिया था, परसेंटेज चेंज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बाय पी। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो रहा है किसमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट चेंज बाय 0.5%। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो निकाल दिया होगा सभी ने। अरे हाँ है ना, ये तो एरर मेजरमेंट से सभी ने निकाल दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, आ गया ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन माइक्रोस्कोप एक्सेलरेटेड वोल्टेज 25 किलो वोल्ट इंक्रीज टू 100 किलो वोल्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ विद द इलेक्ट्रॉन वुड बी। ठीक है ना, जरा देखिए क्या बोल रहा है। पोटेंशियल पहले कितना है 25 किलो वोल्ट, अब कितना हो गया 25 से बढ़ के 100 किलो वोल्ट। तो डी ब्रोगली में वेवलेंथ में कितना, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट डेल, तो निकाल देते हैं लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, अरे हाँ है ना, डिवाइडेड बाय रूट डेल V1 बाय रूट
लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। पहले पोटेंशियल कितना है 25 किलो वोल्ट, बाद में कितना है 100 किलो वोल्ट। कितने टाइम गया 4, क्या बचा 1/4। बाहर कितना आया 1/2, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू कितना लैम्डा 1/2। यानी यहां से समझ में आ रहा है कि जब 25 किलो वोल्ट से कहां जाएंगे 100 किलो वोल्ट पर, तो वेवलेंथ पहले से कितने टाइम डिक्रीज होगी 2 टाइम 1/2, यानी पहले से 2 टाइम क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फॉर्मूले से हमें समझ में आ रहा है कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके पोटेंशियल के। तो पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होगी डिक्रीज, है ना। पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होगी डिक्रीज। ओरली भी कर सकते थे। कितने टाइम बढ़ रहा है 4 टाइम, 4 का बाहर कितना आएगा 2, यानी पहले से 2 टाइम क्या होगी डिक्रीज होगी। पहले से 2 टाइम क्या होगी डिक्रीज होगी। आ गई मेरी बात समझ में। चल क्लियर है। पार्टिकल ऑफ मास m हैज द सेम वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 to the power 6 द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या बतानी है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 1 मिलीग्राम, सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक पार्टिकल का मास कितना है 1 मिलीग्राम, है ना। द सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3 into 10 to the power 6, तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आ गई मेरी बात समझ में। यानी आपसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ट्राई कीजिए इसको, अभी आपको कल होमवर्क भी दिया था, नहीं हुआ तो वापस से एक बार ट्राई कीजिए, है ना। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, सोचे फटाफट, सोचे जल्दी फटाफट। जल्दी सॉल्व करें। हम्म चलिए, पार्टिकल ऑफ मास m 1 मिलीग्राम हैज द सेम वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको क्या बोलना चाह रहा है, पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम। आ गई बात समझ में। पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है सेम। इलेक्ट्रॉन कितने से मूव कर रहा है 3 into 10 to the power 6। तो आपसे क्या पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगली बात समझ, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ लिख सकते हैं एच एम मास ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ लिख सकते हैं एच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच से 1 बाय मास ऑफ पार्टिकल कितना है 1 मिलीग्राम, 1 into 10 to the पावर, मिली के लिए -3 और ग्राम से केजी में, तो फिर क्या करेंगे माइनस इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the पावर -31 की। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी उसने 3 into 10 to the पावर 6। अब सॉल्व कर लेते, आया ना। चलिए तो v निकालना है, v को इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, ठीक है ना। 9.1 into 10 to the पावर -31 इंटू 3 इंटू 10 to the पावर 6 डिवाइडेड बाय बेस सेम पावर 8 होगी 10 to the पावर -6 इंटू वी। माइनस का ऊपर जाएगा प्लस में, 9 3 कितना हो गया 27, 9 3 कितना हो गया हमारे पास 27, 27.3। अब देखिए माइनस का जाएगा ऊपर पे, तो 10 to the पावर -31 -6 ऊपर जाएगा प्लस का, यानी कितना हो गया -12 इक्वल टू कितना आ गया है
v आ गया है, तो वैसे ही समझ में आ रहा है यहीं से 2.7 वाला ये ऑप्शन, यानी इसको सॉल्व करो कितना जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस का प्लस में 21। आ गई बात समझ में? मतलब कॉन्सेप्ट क्या था ये कि पार्टिकल की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के क्या है इक्वल। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कोई मतलब ऐसा नीट में बड़ा कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, टीचर को आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, किसी भी टीचर को, ऐसा नहीं कि कोई मुझे या किसी भी टीचर को आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो आसानी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर टीचर आपको पढ़ा रहा तो डेफिनेटली बात है उसके पास इतना नॉलेज तो है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। आ गई बात समझ में? ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जितने मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए थे सारे करवा दिए, और कुछ बचा है क्या हम देख लेते हैं। ये भी आपसे बन गया होगा परसेंटेज एरर वाला, इसलिए नहीं करवा। ठीक है, चल तो यहां तक बने रहने के लिए सभी को बेटा थैंक यू सो मच। तो यहां तक सभी को बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर की, मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इस पूरे चैप्टर के मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। आ गई बात समझ कि कैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चंस की क्या क्या क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ, कैसे क्वेश्चंस में हम सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। तो एक कंप्लीट पीवाईक्यू बनाऊंगा, मैंने क्लास में भी कराया, इसके अलावा भी बना दूंगा, क्योंकि बेटा हर साल हम पढ़ते हैं लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। अब टेंशन ना लें, मेरी गारंटी 100% आपसे वो सारी चीजें बन जाएगी। थैंक यू सो मच।